So, So, ladies ladies and and gentlemen, gentlemen, स्टार्ट start करते हैं। करते हैं। आ, हेलो। 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 टेक्निकल कुछ ग्लिच चल रहा है, मैं एक बार सेट कर रहा हूँ इसको। टेक्निकल कुछ ग्लिच चल रहा है, मैं एक बार सेट कर रहा हूँ इसको। टेक्निकल कुछ ग्लिच चल रहा है, मैं एक बार सेट कर रहा हूँ इसको। टेक्निकल कुछ ग्लिच चल रहा है, मैं एक बार सेट कर रहा हूँ इसको। टेक्निकल कुछ ग्लिच चल रहा है, मैं एक बार सेट कर रहा हूँ इसको। टेक्निकल कुछ ग्लिच चल रहा है, मैं एक बार सेट कर रहा हूँ इसको। यस, आई Yes, I थिंक। think. हेलो। 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 क्या अभी भी साउंड रिपीट कर रहा है? राइट नाउ ओके ना? ये स्टार्ट करता है। हेलो। यस, आई थिंक इज राइट नाउ ऑल सेट। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं। वेरी सॉरी,
ये एक स्पीकर सेकंड स्पीकर से कनेक्टेड था। मैं लैपटॉप में देख रहा था, वो साइड वाला स्पीकर में ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड था, इसलिए ये रिपीट कर रहा था। एनीवे, सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसा कि हम जानते हैं, ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर हैं आज के टाइम पे, वो बहुत ये माने आज एक नया एपिडेमिक हमारे सामने आ रहा है। और जितनी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इस दुनिया में बिकती हैं, वो सब टर्नओवर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वही सेल होती हैं। वो अलग अलग नाम से सेल होती हैं, नेसेट जिसको हम बोलते हैं। और वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को या हमारी जो लाइक इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वो दी जाती हैं अलग अलग कंडीशन में। सो ये एक इंडिकेशन करता है कि वो एक एपिडेमिक की बजाय ये पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ये देखा गया है कि अ, मौतों के मामले में, डेथ रेट के मामले में, आफ्टर कैंसर और हार्ट अटैक तीसरे नंबर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है। और जब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात आती है तो अक्सर मेडिकल साइंस में डॉक्टर इसमें आपको यही रिकमेंड करते हैं कि कोई अननोन चीज़ है जो आपकी बॉडी में ये रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रही है। अननोन कोई भी सोर्स हो सकता है वो बाहर से आ रहा, हो सकता है अंदर से ही आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, हो सकता है वो जेनेटिकली कोई चीज़ें आपकी बॉडी में ट्रिगर कर रही हैं, हो सकता है जो आप खा रहे हैं वो उसको इम्यून सिस्टम को एक तरीके से ट्रिगर कर रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑटो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा उसकी पाथ फिजियोलॉजी पढ़ते समझते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का जो दूसरा मतलब है, यानी कि ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का, इम्यून आपकी इम्यूनिटी, आपका डिफेंस, जो आपकी सेना है, डिफेंस सिस्टम जो है, जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, उसमें यदि कोई दिक्कत आ जाए, उसमें क्या दिक्कत आएगी, जैसे कि आपकी देश की सेना ही आपके सिविलियंस को मारना स्टार्ट कर दे, यानी कि वो मिलिटेंट की बजाय, यानी कि जो घुसपैठी है उनकी बजाय अपने लोगों की तरफ बंदूक तान के खड़ी हो जाए, तो सेम कंडीशन यदि आपकी जो डिफेंस सिस्टम है, आपका जो इम्यूनिटी है, उसमें पाए जाने वाली जो सेल है वो आपकी सेल को ही डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे ब्लड में हमारे ब्लड में एक होती है आरबीसी। आरबीसी आपका ऑक्सीजन कैरी का काम करती है, जो आप सांस लेते हो उसको लास्ट तक पहुंचाती है। एक होती है हमारा डिफेंस सिस्टम, दैट इज डब्ल्यूबीसी। और टी सेल एंड बी सेल, जो ये टी सेल होती हैं, इसमें टी हेल्पर सेल होती हैं कुछ, और ये हेल्पर सेल जो होती हैं ये कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो आता है हमारी बॉडी में, उसको ये किल करती हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि इनके पास किल करने की पावर होती है। यदि यही हमारे अगेंस्ट होना स्टार्ट कर दें, ये यदि हमारे अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दें, तो अल्टीमेटली हमें इसमें लाइक कोई ना कोई ऐसा सिम्टम्स आता है जो हमारी बॉडी को डैमेज करता है अल्टीमेटली। यदि ये दो कंडीशन में, एक होती है ओवर रिएक्टिव, एक होती है अंडर रिएक्टिव। अंडर रिएक्टिव एचआईवी की कंडीशन में होती है कि आपको ने सुना है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को एचआईवी वायरस खा जाता है, उसको डैमेज कर देता है, यानी कि इनको ये अंडर रिएक्टिव हो जाती है। एक होता है ओवर रिएक्टिव, हम इस पे बात करने वाले हैं। ओवर रिएक्टिव की वजह से क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे ये हमारी बॉडी में जो कोलेटरल डैमेज होता है, ऑर्गन्स का, टिश्यूज का, सेल का कोलेटरल डैमेजेस इन्फ्लामेशन के कारण होता है। ये बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाती है, और इन्फ्लामेशन यानी कि बॉडी में एक अंदर से अलग से आग लग जाती है। तो इन्फ्लामेशन कॉज कोलेटरल डैमेज, अल्टीमेटली ये कोलेटरल डैमेज करता है। और इसमें ये वाली सेल, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग तरीके से अटैक करती हैं। जैसे जॉइंट्स एंड मसल में आप देखेंगे, आरए जो होता है, रोमेटाइड और अर्थराइटिस जो है, वो एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो आपके ज्वाइंट्स को टारगेट करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी इम्यून सेल जो बचाने का काम कर रही थी, रक्षक ही भक्षक बन गया है। ये बोला जाता है रक्षक ही भक्षक बन गए तो बचाएगा कौन। तो वो आपके लिगामेंट्स को और आपके जॉइंट्स कार्टिलेज को अटैक करता है, जिसके कारण जॉइंट इन्फ्लेड हो जाते हैं और जॉइंट सीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वहां पे सूजन आके आपको जॉइंट्स में डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सोराइटिक अर्थराइटिस भी होता है, जिसमें सोराइसिस के साथ
बाहर आपको स्किन पे सोराइसिस भी दिखेगा, और एक तरीके से अर्थराइटिस के भी आपके जॉइंट्स में भी पेन होगा। मायोसाइटिस काज मसल इन्फ्लामेशन, यदि मसल में आ गया है तो ये एक तरीके से मायो मतलब है मसल, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो मसल का इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, तो ये जॉइंट एंड मसल में आने वाले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, जिनमें से आपने रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में और सोराइसिस अर्थराइटिस के बारे में ज़्यादा सुना होगा। इससे अलग यदि इसको आप ब्लड एंड स्किन पे, स्किन और ब्लड वेसल्स पे देखेंगे तो उस पर भी असर होता है, उस पर भी अटैक करता है। यानी कि जब आपकी सेना अलग अलग एरिया पे अटैक करे उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे स्किन पे करेगी, सोरासिस है, रैपिड स्किन सेल बिल्डअप एंड कॉजिंग स्केल्स, यानी कि बाहर से रफ हो जाएगी और डैंड्रफ जैसा ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर से रेड, स्पेशली इन हिस्सों पे आप देख रहे हैं, उंगलियों के इन हिस्से पे आपको ये दिखेगा, गर्दन के इस हिस्से पे दिखेगा, ज्वाइंट्स, यानी कि यहाँ पे आपको ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। सो अल्टीमेटली ये स्किन पे और स्क्लेरोडर्मा हार्डन स्किन एंड टिश्यू, विटिलिगो जो स्किन के पिगमेंटेशन को लॉस कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं जो स्किन एंड ब्लड वाला है सोराइसिस बेसिकली। इसमें एंड विटिलिगो भी आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा, जो वाइट पैचेस आ जाते हैं। इसके साथ जो आपके गट को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसमें सिलिक डिजीज जो कि ग्लूटेन ट्रिगर करता है। ग्लूटेन कहाँ पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। सम कुछ लोगों को गेहूं से दिक्कत होती है, तो उसको ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है वो ट्रिगर करता है इसको। एंड क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBDM, इन्फ्लेम इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, जैसे ये लाइनिंग है, ये इन्फ्लाम्ड हो जाती है, तो तब भी हमें एक तरीके से ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की। ये भी एक तरीके की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोन वाली चीज़ें जो हार्मोन रिलीज करती हैं, वो उस पर अटैक हो जाए, जैसे आपने देखा होगा टाइप 1 है जो बच्चों में ही देखने को मिलती है, टाइप 2 है अडल्टहुड से के बाद आती है, यानी कि आप जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद टाइप 2 आती है डायबिटीज। पर टाइप 1 जो होती है वो आपकी बीटा सेल जो है पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है उन पे अटैक कर दे, बचपन से ही ये इम्यून सिस्टम इस पे अटैक कर देता है, तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट बीमारी हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हाशीमोटो है, जो थायराइड की बीमारी मानी जाती है, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है, जो थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देता है अपना इम्यून सिस्टम, उसको हाशीमोटो भी बोलते हैं। और एडिसन नाम की डिजीज होती है एडर्नल ग्लैंड पे, जो किडनी के जस्ट ऊपर होती है, जो फाइट फ्राइट और स्ट्रेस वाले हार्मोन बनाने में आपकी हेल्प करती है। सो अल्टीमेटली यदि ग्लैंड्स पे भी ये अटैक हो जाता है, तो हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो इनिबिट होता है, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ बॉडी की फिजियोलॉजी भी चेंज होती है। नर्वस सिस्टम पे जैसे MS होता है, मल्टी सेक्लोरोसिस होती है, नर्व सेल को डैमेज कर दे। ये जो आपके नर्व सेल का जो ऊपर का ये एरिया होता है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं, उसको वो डैमेज पहुंचाता है, जिसके कारण आप में, आपके ब्रेन में बहुत सारी ऐसी नर्वस ब्रेकडाउन की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो नर्वस सिस्टम पे भी अटैक कर सकता है ये। और आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स पे आ जाए, तो उसको सिस्टमेटिक, इसको SLE बीमारी बोलते हैं, सिस्टमेटिक लूपस, लूपस नाम की बीमारी इसको बोला जाता है। बेसिकली ये आपके मल्टीपल ऑर्गन्स पे जब अटैक करता है, जैसे आप चाहे इस पे पेज पे देख रहे हैं, ये इसके सिम्टम्स होते हैं लूपस के। तो ये क्या है? ये बेसिकली अ, हमारे ऑर्गन्स में को अटैक कर देना, अलग अलग जगह पे अटैक कर देना इम्यून सिस्टम का, वो इसका रीजन माना गया है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का। और वो कैसे होता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए आप, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है? एक्सटर्नल में एक तो आपका पोल्यूशन हो सकता है, एक डाइट से आने वाले ट्रिगर्स हो सकते हैं। इंटरनल में क्या हो सकता है? इंटरनल में बेसिकली आपका स्ट्रेस हो सकता है, डाइट ट्रिगर कर दे, या डेफिशिएंसी।
डेफिशिएंसी में सबसे मेन रीजन माना जाता है। कितने भी आप देखेंगे, कितने भी टाइप के, ये चाहे वो आपके जॉइंट्स पे रूमेटाइड अर्थराइटिस के रूप में आ रहा है, या एक तरीके से सोराइसिस के रूप में आ रहा है, लूपस के रूप में आ रहा है, हाशिमोटो के रूप में आ रहा है, सभी केसेस में एक कॉमन डेफिशिएंसी पाई जाती है, दैट इज विटामिन D3। राइट। सो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ भी बाहर से कोई भी चीज आएगी तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देती है, और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देता है। एंटीबॉडी वो जो सिमिलर हमारे ऑर्गन्स पे हैं। अब जो ऑर्गन्स पे हैं वैसी एंटीबॉडी होगी, ये एक तरीके से उस पे सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देगा ऑर्गन को, और कोलेट्रल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी स्किन पे कभी ज्वाइंट पे। अब मेन जो पाया गया है इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, मेन जो चीज पाई गई है, मेन चीज क्या है कि आ, सबसे ज्यादा जो टी हेल्पर सेल है, ये H4 हेल्पर है, जो मैंने पहले ही बताई थी, जो किलिंग मशीन है, डिफेंस सिस्टम है हमारा। टी हेल्पर 17 नाम की जो टी सेल है, वो बेसिकली रीजन पाई गई है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का। और इसका डायरेक्टली जो लिंक है वो क्या करता है, वो हमारे जो इंटेस्टाइन में ये जो लेयर है, अंदर की लेयर है, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके लेयर है, ये इंटरनल म्यूकोसा लेयर जो है, इसके ऊपर को ये इंफ्लामेशन करना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर जो लेयर होती है जो डायरेक्ट फूड को, क्योंकि यहाँ आपका जो फूड आ रहा है उसको अंदर जाने से बचाती है, अनडाइजेस्टेड को। अब यदि ये बीच में से ब्रेक हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अंदर जाएगा। ये माना गया है कि फैट से कोई रिएक्शन नहीं होता है, कार्ब से कोई रिएक्शन नहीं होता है, प्रोटीन जो होता है वो मेन एलर्जेंट माना जाता है। यदि ये लीक हो जाए, इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं लीकी गट। मैक्सिमम में लीकी गट पाया गया है कि गट को लीक कर देता है। अब लीकी गट जो है, वो यदि प्रोटीन वाली चीज उसमें जाएंगी तो उसको, अब ये एंटीबॉडी जो बनी होती है ये भी प्रोटीन की बनी होती है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है प्रोटीन अंदर जाते ही। वो एक्टिवेट होके उसको, उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे प्रोटीन का सोर्स क्या है जो देखा गया है, सबसे ज्यादा जो ट्रिगर करता है वो है डेयरी प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट से। तो यहाँ से एक बात ये भी है, यदि किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सोराइसिस है, लूपस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसको अवॉइड करना चाहिए डाइट में। इसमें एक कैजीन प्रोटीन होता है, एक वे प्रोटीन होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे ज्यादा इसके कारण ही बॉडी में रिएक्शन होती है। तो डेयरी प्रोडक्ट जब कोई, जैसे चीज है, पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट हैं जितने भी, चॉकलेट है, इसमें वो भी मिल्क बेस्ड होती हैं, ये खाते ही और ज्यादा ट्रिगर होगा। अब कैसे पता लगे कि मिल्क से ज्यादा ट्रिगर हो रहा है ये? इसके लिए आपने क्या करना है कि 4-5 दिन मिल्क छोड़ के देख देना उसी कंडीशन में। यदि आपको लगता है एकदम से मेरा इन्फ्लामेशन, जो सूजन थी या मेरे को पेन था वो कम हो गया, तो इसका मतलब ये था कि मिल्क से ही आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, इसमें देखा गया है कि मिल्क के बाद आपका जो मीट है, रेड मीट, जितने भी नॉन वेज फूड हैं वो इसको ट्रिगर करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है एग, एग इसको ट्रिगर करेगा। चौथे पे आता है वीट। इंडिया में वीट पे इतना ज़्यादा नहीं होता, फॉरेन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सीलियक डिजीज वीट के कारण ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो डेयरी प्रोडक्ट है, मीट है, एग एग है, वीट है, और साथ में आप देखेंगे नट्स। नट्स भी, जो भी लाइक पीनट है, इन इनमें भी प्रोटीन होता है। तो ये चीजें क्या करती हैं, ट्रिगर करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। या बाहर से आपने पोल्यूशन आ रहा है, या बाहर से पोल्यूशन के थ्रू आपका एक्टिवेट हुआ है, या जेनेटिकली कोई जीन जो है वो बना रहा है,
बट ये देखा गया है डाइटरी यदि सुधार कर लिया जाए, लाइफस्टाइल सुधार कर लिया जाए, तो दो आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं, दो जुड़वा बच्चों में भी एक को हुआ दूसरे को नहीं हुआ, जिन के ट्रिगर को भी देखा जाए, तो अल्टीमेटली क्या है, जेनेटिकली इसको आप कम नंबर आते हैं। सबसे ज्यादा ये फूड बोर्न ही माना गया है, ये इसको डाइट से ही ये आता है। दूसरे नंबर पे एनवायरमेंट फैक्टर आते हैं, लाइक आपका पोल्यूशन है या आपके पेस्टिसाइड आ रहे हैं, अदर इसमें इफेक्ट। ये एकदम से ट्रिगर कैसे होता है, जैसे होता है ना कुछ लोगों का एक 2-4 महीने में एक बार ट्रिगर हो गया। तो जब जब स्ट्रेस आएगी, जब जब स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस ट्रिगर, स्ट्रेस कोर्टिसोल, कोर्टिसोल को क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। जैसे कोर्टिसोल होगा तो हाइपर इम्यूनिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, इम्यून सिस्टम का कंट्रोल छूट जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगा, वो वाला फैक्टर ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हो जाएगा तो वो किल करेगा, यानी कि कोलेटरल डैमेज करेगा। तो स्ट्रेस है, फूड आपका एलर्जेंट है, और साथ में पोल्यूटेंट है। जेनेटिक फैक्टर को भी आप कुछ हद तक इसको दे सकते हैं, मैटर दे सकते हैं। और अल्टीमेटली लीकी गट, 80% प्रॉब्लम में लीकी गट मिला है। और लीकी गट इसलिए मिलता है क्योंकि गट पे ही आपका 60 से 70% इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मेन कहाँ होता है, पेट में ही होता है। अब इम्यून का ही पंगा है, तो जहाँ पे होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा इसके असर देखने को स्टार्ट होने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि भाई इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, इसकी मैनेजमेंट क्या है, और इसको मैनेज करने के कोई उपाय भी हैं या नहीं है। यदि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, मैं आपको देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझाना चाहूँगा। आपके इम्यून सेल हैं, वो खुद की बॉडी पे ही अटैक करे, बॉडी सेल पे, तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन से कोलेटरल डैमेज होगा। ऑटो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेंगे, और इसमें टी हेल्पर जो किलर सेल थी वो 17वें नंबर की सेल हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। और जो इंटेस्टिनल बैरियर था, यानी कि आपके गटर के अंदर की जो लाइन थी, वो उसको क्रॉस कर, उसको एक डैमेज कर देता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अंदर जाएगा ब्लड में। और ब्लड में जो आपकी टी सेल थी, ये थी, वो ट्रिगर हो जाएगी। और ट्रिगर होते ही वो एक तरीके से हमारे बॉडी पे अटैक करेगी, अलग अलग ऑर्गन्स पे। और ऑटो इमेज जो पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे टॉक्सिन्स हैं, लीकी गट है, ड्रग्स हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टीरोड्स हैं। और एक होता है इसमें एक्सेसिव क्लीन एनवायरनमेंट में जो बच्चे रहते हैं, जिसको हम मिट्टी में नहीं खेलने देते, या हम खुद इतना हाइजीनिक सिंड्रोम में रहना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल कुछ भी वैसी चीज़ें टच नहीं करते, उन लोगों में भी उनका इम्यून सिस्टम चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो भी अपनों को ही बेगाना मानता, तो उनको भी अटैक कर देता है। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनके भी गट लाइन में लीक हो जाता है, और वो भी फिर एक कारण बनता है। स्ट्रेस एक कारण बनता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और प्रोबायोटिक्स और फाइबर ना लेना, और लाइक ये चीज़ें भी मैं आपको स्ट्रेस डिटॉक्सिफिकेशन एंड फास्टिंग से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे लंबी नींद नींद लेके इसको मैनेज कर सकते हैं। जो इंसान यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी आपको, ऐसे इंसानों को नींद भी कम आती है। तो ऐसे जब भी आप इनको टारगेट करें, ऐसे प्रॉब्लम वाले लोगों को, तो आपको उनको हमेशा ये बोलना चाहिए कि आपको लॉन्ग आवर नींद लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम कंट्रोल में आएगा, बॉडी का कोलेटरल डैमेज कम होना स्टार्ट करेगा। तो 8 घंटे की नींद का जरूर उनके लिए प्लान करें कि आपको ज़्यादा सोना है, ज़्यादा सोना है। और विटामिन D3, जिंक, एरोबिक एक्सरसाइज, और आपकी जो लाइक पेट के बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, उसको एक तरीके से सही करना पड़ेगा। सो मैं कुछ पॉइंट मैंने नोट किए थे, उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। मेन चॉकलेट, एग, मीट, व्हीट, नट, ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, ये प्रोटीन वाला पोर्शन ही आपको तंग करता है।
और इसको सही तरीके से क्या है, जैसे आपको लगता है कि आप एग ईटर हैं या गेहूं खाने, तो गेहूं को 5 दिन 2-3 दिन छोड़ दिया, उसका रिप्लेस कर दिया, तो आपको लग रहा है कि मेरे सिम्टम्स से सुधार आ रहा है, तो मान के चलें कि वो व्हीट से था। किसी को मिल्क से है, किसी को लाइक अदर डेयरी प्रोडक्ट से है, किसी को स्ट्रेस से है कि आपको ये था कि भी मुझे 2-4 दिन से स्ट्रेस ज्यादा था, एकदम से ट्रिगर कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेस के कारण ही वो ट्रिगर कर रहा था। सो यहाँ पे हाउ टू मैनेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हमें इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है, पहला हम थेरेपी ये प्लान करेंगे। दूसरी थेरेपी ये प्लान करेंगे, हमें डेफिशिएंसी को कंट्रोल करना है। डेफिशिएंसी को कंट्रोल करना है, और यानी कि जो शरीर में कमियां हैं उसको हमने कंट्रोल करना है। तीसरा हमने करना है, गट को हील करना है। गट को हील करना है, और डाइट को मॉडिफाई करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखा गया है कि जो हमारा यदि विटामिन डी, सबसे स्ट्रोंग जो विटामिन डी है, वो सबसे स्ट्रोंग काम इसमें विटामिन डी का है। यदि विटामिन डी आपका पूरा हो जाता है और आप डाइटरी सप्लीमेंट के माध्यम से इसको बढ़ा देते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारी ट्रिगर टी हेल्पर सेल 17 जो थी, जो ये ट्रिगर हो रखी थी, जो ये अपने ही लोगों को मार रही थी, ये इसको शांत कर देता है डायरेक्टली। ये एकदम से आपको 4 या 5 दिन में असर दिखाएगा विटामिन डी। आप जैसे इसको 2 से लेके 4,000 IU यूनिट आपको लेनी पड़ेंगी। ये फूड सप्लीमेंट में इतनी IU यूनिट डाली नहीं जाती हैं पर डे आपको, बट जो मेडिकल काउंटर पे आपको सैसे मिलेंगे वो जरूर इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहिए। पहले हफ्ते या 10 दिन विटामिन डी को आपने एक्स्ट्रा करना है। और आपको साथ में सनलाइट का एक्सपोजर, आप देखेंगे अकेला इसके करने से भी आपका 40 से 50% डिक्रीज हो जाएगा, अकेला विटामिन डी से। और साथ में यदि मैग्नीशियम है और जिंक है, तो डेफिनेटली आपको इसी एक सिंगल थेरेपी से भी आपको ये देखने को मिलेगा। आप कोई ऑयल लगा सकते हो, जो बाहर उसके जैसे सोराइसिस के केस में आपको दिक्कत चल रही थी, तो उसको उसके केस में आप ये लगा सकते हो ऑयल, कि स्किन जल्दी से रिकवर कर जाए। पर धूप में आपको सनलाइट के एक्सपोजर में जाना और विटामिन डी को बढ़ा देना है, जो टी हेल्पर सेल को दोबारा से, जो एक्स्ट्रा ट्रिगर हुई है, हाइपर एक्टिवेट हुई, उनको शांत करेगा, और आपकी बॉडी का कोलेटरल डैमेज, इन्फ्लामेशन कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज है विटामिन डी। किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आपको इसको बैलेंस करना है, डाइट से भी, डाइटरी हैबिट से भी, और सनलाइट के एक्सपोजर में भी। इसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी ट्रिगर करता है किसको, टी सेल्स को। स्ट्रेस को आपने इस आदमी को बोलना है 1 आवर, 1 आवर आपने सोशल सोशल लाइफ जीनी है, किसी के साथ बैठ के अपनी बातें करनी है, परिवार का यदि, और जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, कहीं से भी स्ट्रेस आ रही है, उसको आप क्लोज करें और सोशल से बात करें, घुले मिले। शाम का टाइम जो स्पेशली 5 से 7 बजे का टाइम है, ये हमेशा सोशलाइज होना चाहिए इस आदमी का। ये भी आप करने से आपको इनको एकदम से जो प्रॉब्लम है वो एकदम से कंट्रोल होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि कोर्टिसोल लेवल जो है वो ट्रिगर कर रहा है यहाँ पे टी हेल्पर सेल को। कोर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इसको ट्रिगर कर रहा है। तो 5 से 7 बजे का टाइम जो होता है वो सबसे ज्यादा ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमारी स्ट्रेस के हार्मोन ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे केस में आपको हमेशा सोशल स्ट्रेस को मैनेज करना है, विटामिन डी को मैनेज करना है। 60% तक आपको ये ही चीजें कंट्रोल करवा देंगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को। अभी अगला जो है गट, गट को हील करना है। गट को हील करने में आपको जो अंदर की जो, या जो डैमेज हो रखी थी, उसको आपने हील करना है। तो हमने प्रोबायोटिक तो स्टार्ट करना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोबायोटिक में यानी कि प्रोबायोटिक बेसिकली दही से, छाछ से हम लेने की कोशिश करें, वो नहीं लेना, बिकॉज उसमें प्रोटीन है, तो वो आपको टारगेट कर सकता है। तो ऐसी चीजें से लें जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू ना लें। तो प्रोबायोटिक जो ले रहे हैं उसको लाइट अमाउंट में स्टार्ट करना। लाइट में क्यों स्टार्ट करना, क्योंकि ये प्रोबायोटिक वाला बैक्टीरिया भी अंदर जा सकता है, जो हेल्दी वाला था, यहाँ तक वो हेल्दी था।
जैसे ही ये क्रॉस कर रहा है तो ये ब्लड में घुला, ब्लड में तो भाई टी सेल बैठी ही थी, क्योंकि टी सेल तो हमारी डिफेंस थी। ये इसमें ब्लड में से बैक्टीरिया को देखते ही एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसलिए प्रोबायोटिक को भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में स्टार्ट करना, एकदम से स्टार्ट नहीं करना है। सो गट को रिसेट करने के लिए जैसे फाइबर्स हैं, सबसे बेस्ट ये रहेगा फाइबर्स और प्लस करक्यूमिन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। तो फाइबर डाइट जैसे आपके, और फाइबर में भी आपने देखना टमाटर नहीं खाना है, और हाई एसिडिक यानी कि जो सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फ्रूट है, वो ज़्यादा नहीं खाने हैं। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है। सो फाइबर जो है वो आपको हील करेगा, और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। जैसे पपाया है बहुत अच्छा है, कुकुम्बर है बहुत अच्छा है, आज के टाइम पे कैरेट है, गाजर है, वो बहुत अच्छा है। तो वैसी सैलेड आप प्लान करें जो खट्टी चीज़ों से ना बने, और फ्रूट्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। सो राइस बहुत अच्छा रहता है, ऐसे केस में राइस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हाइपो एलर्जिक प्रोटीन होता है राइस में, इससे एलर्जी नहीं होती है। कोई एलर्जी नोटिस नहीं की गई है। गेहूं से आपको थोड़ा सा हटना है, हाई प्रोटीन से हटना है। यहाँ पे गट को फाइबर से और करक्यूमिन प्रोबायोटिक ये आपको हील करना है। और इसमें ये देखा गया है, यदि कोई आदमी 2 वीक छोड़ के एक फास्ट कर ले, 2 वीक्स में वन फास्ट कर ले, पर फास्ट वो वाला फास्ट नहीं, इसमें 24 से 48 घंटे का फास्ट कर ले, तो एकदम से ट्रिगर जो है ना वो नीचे चला जाता है, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स नीचे चला जाता है, क्योंकि गट को हील करने का आपने टाइम दे दिया। वाटर फास्ट की मैं बोल रहा हूँ इसमें। यदि वाटर फास्टिंग करते हैं, यदि आप 48 घंटे नहीं कर पाते, 26, 28, 30 जो भी आप प्लान कर सकते हो, तो फास्टिंग भी आपके गट को हील और इन्फ्लामेशन को डाउन करने में हेल्प करेगी। सो यहाँ पे अभी फास्टिंग, स्ट्रेस, गट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी में आपने करना क्या है कि यहाँ पे A9 ओंको के हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उसमें जो 9 हर्ब है सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट, जो अंदर इन्फ्लामेशन है उसको एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती हैं। और सबसे ज़्यादा जैसे रोमेटाइड अर्थराइटिस में करक्यूमिन का इफेक्ट होता है, तो करक्यूमिन उसमें भी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो आपके इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर सकती हैं, जो हाइपर पे गया था उसको मॉड्यूलेट करके बैलेंस कर सकते हैं, और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करके आपके जो कोलेट्रल डैमेज है, क्योंकि आपको डैमेज भी बचाना है उसी टाइम पे, कोलेट्रल डैमेज को जो आपकी शरीर को तोड़ रहा था, काट रहा था, ट्रिगर कर रहा था, उसको भी आपने फुल स्टॉप लगा देना है। सो बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सुबह सुबह यदि आप कर सकते हैं, 1 टीस्पून देसी, मैं बोल रहा हूँ देसी घी, जो आपके गट लाइन को एक तरीके से एक्स्ट्रा, देसी घी का मतलब बटर ऑयल नहीं है ये, हम जैसे अमूल का लिया है या किसी और ब्रांड का लिया है, वो देसी घी नहीं है। देसी घी का मतलब देसी घी जो गांव में, जो रात को दूध में लस्सी डाल के उसकी कर्ड बना के, फिर उसको चर्निंग करके बटर बना के, फिर उसको उबाल के घी बनाया जाता है, उसको देसी घी बोला जाता है। जो आपका पैकेट में आ रहा है वो घी नहीं है, वो बटर ऑयल है, वो बटर से ऑयल बनाया गया है। सो देसी घी है जो रात को जैसे आपके रात को मिल्क में आ, थोड़ा सा कर्ड मिलाया जाता है, कल्चर डाला जाता है, ओवरनाइट वो फर्मेंट होता है, अगले दिन उसको चर्निंग करके मक्खन बना लिया जाता है। इस मक्खन को फिर आपने बॉयल करके फिर इसको सेपरेट कर लिया जाता है एक उसमें, इसको बोल सकते हैं देसी घी। ये 1 टीस्पून आपको प्लान करना है। इसी में, इसी के साथ 1 टीस्पून एक हनी भी आपने साथ में लेना है, और एक A9 ओंको, और एक आपने कैल मैग D3। मैं ये कहता हूँ ये दिन में यदि 2 बार आप कर लेते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। और साथ में आपने सैलेड जो है, खाने से पहले सैलेड जो है, कुकुम्बर है आपका, टमाटर नहीं खाना है इसमें, स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि वो और ज़्यादा ट्रिगर करता है। और खट्टे ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है, जैसे लेमन है, और ये ट्रिगर करेंगे उस टाइम पे। आपके एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में ये काम कर रहा है, ये आपके एंटी इन्फ्लामेटरी में काम कर रहा है। ये आपके जो गट पे चिकनाहट लेके आ रहा है, जिसके कारण लेयर
दोबारा बननी स्टार्ट हो, और हनी आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करवाने में, सारी चीज़ों को जो हर्ब्स हैं उनको ऑब्जर्व करवाने में आपकी हेल्प करेगा। ये एक बेटर सॉल्यूशन आप ले सकते हो। इसके साथ आपने अवॉइड कर देना कोई भी दूध से बनी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड, नट्स जो है नट्स अवॉइड, थोड़े दिन के लिए वीट। जैसे ही यदि आपने वीट छोड़ा, हफ्ते के बाद यदि आपको सिम्टम में सुधार है तो फिर से खाएंगे, तो फिर यदि आ रहा है तो इसको फिर आपने छोड़ना है। और फिर आपने एग, ये चीज़ें आपने मैक्सिमम अवॉइड करनी ही है। और विटामिन D3 रामबाण है इसके लिए आपको। अब यहाँ पे जो विटामिन D3 है, आपने जो घी डाला है, इसको विटामिन डी इसमें अंदर जाके दोनों मिक्स हो जाएंगे, पेट में जाके डाइजेशन में जाके ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। A9 ओंको में जो हनी है वो एक मीडियम का काम करेगा, इसमें अंदर जाके ये घुल जाएंगे और आराम आराम से रिलीज होगा गट में, और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेगा। तो ये एक मीडियम मैंने आपके साथ शेयर किया हनी और घी का। पर घी वो वाला नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका देसी वाला घी। A9 ओंको और कैलमैगडी। स्ट्रेस के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेस आपने टारगेट करना है। स्ट्रेस को बिल्कुल ही आपने सोशल होना है, बातें करनी है, कोई गेम वेम। यदि एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि एक 20 से 30 मिनट की वॉक, उससे भी हमारी इम्यूनिटी शांत होती है और बैलेंस होती है। हाइड्रेट रखें अपने आप को। और यदि आपको कोई कॉर्टिसोल, कोई ऐसा हार्मोन चल रहा है या एंटीबायोटिक चल रही हैं, तो एंटीबायोटिक से भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक लेते हैं या जैसे कीमोथेरेपी करवाते हैं, उनके केस में भी इम्यूनिटी सप्रेसेंट या हाइपर होके हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कर सकती है, कुछ मेडिकेशन से और कुछ। तो उनसे आ रहा है तो आपको गट को, दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है, सूर्य के कनेक्शन में और गट को सही कर लिया तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिमिशन में चला जाएगा, दोबारा से सेट हो जाएगा। सो विटामिन डी एंड गट, विटामिन डी एंड गट, गट में सारी इम्यूनिटी। D3 जो है टी हेल्पर सेल जो अटैक कर रही थी 70 नंबर वाली, यही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को का कारण बनती है, ये सीधा इसको सुप्रेस करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के फेवर में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो घी है वो भी विटामिन डी होता है, और साथ में विटामिन डी कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ लेंगे और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। और गट को हील करने के लिए आपको अल्टीमेटली फाइबर डाइट पे जाना पड़ेगा। ये सब गोल ले सकते हैं, ये सब गोल ले सकते हैं। और A9 ओंको के 2 कैप्सूल सुबह, एक दिन में 2 कैप्सूल ऐसे स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे कुछ लोग मेरे से कहते हैं जी एसबीटीसी, एसबीटीसी आप एक हफ्ते के बाद प्लान करें, एक हफ्ते के बाद प्लान करेंगे और डाइल्यूट करके करेंगे। डाइल्यूट यानी कि आपने 20 ml, लगभग लगभग 200 ml पानी में लेके पीना है, और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके आपने पीना है। तो तब ये आपका एक तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करेगा। इसके साथ आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है स्ट्रेस का और लीवर का। लीवर वन आपने स्टार्ट करना है पहले, और लीवो वन जो सिरप है, सिरप पहले स्टार्ट करेंगे हम, खाने के साथ ही स्टार्ट करेंगे कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को, अल्कलिनिटी को बढ़ा दे। और लीवर वन जो है वो हम 2 वीक के बाद स्टार्ट करेंगे, 2 वीक के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, जब भी आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो जो ट्रिगर करेगा तो आपकी जो कैल्शियम है उसका डिपोजिशन भी हो सकता है आपकी हार्ट और नलियों में होना स्टार्ट हो रहे। तो यहाँ पे विटामिन K2 जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। क्रिल में K2 डाला गया है, क्रिल वन एक मॉडिफाइड, एक फंक्शनल क्रिल बनाने के लिए इसमें K2 नाम का विटामिन डाला गया है, जो कैल्शियम को आपकी बोन तक लेके जाता है। तो बोन को रिमोलाइजेशन करेगा, कैल्शियम को यहाँ लेके जाएगा, और अल्टीमेटली आपकी जो ट्रिगर्स हैं उनको कम करने का काम करेगा। इसमें जिंक एंड मैग्नीशियम भी है कैलमैगडी के साथ। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और यदि आपको लगता है कि मुझे विटामिन डी की, तो अब सबसे पहले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले आदमी को टेस्ट करवाना है विटामिन डी।
विटामिन D3 कम मिलेगा, इसमें भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जैसे ही कम मिले, पहली थेरेपी स्ट्रेस और विटामिन डी और गट, उनका जो भी प्रोटीन वाली डाइट है उसको बंद करवा के, कार्ब जैसे चावल है, थोड़ा सा गाय का घी या जो भी देसी घी है उसको, हनी को, इनमें और फाइबर को ऐड करना है, और साथ में एनाइनोन को, krill और विटामिन D3 और लीवर को आपने डिटॉक्सिफिकेशन पे लेके जाना है, और धूप का और अर्थिंग का कनेक्शन, और हफ्ते में एक फास्ट, कंप्लीट वाटर फास्ट रख लेंगे तो आपका इन्फ्लामेशन नीचे आएगा, और आपका गट हील होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि जी मुझे गट ब्लॉटिंग रहती है, ये रहता है, वो रहता है। ऐसे केस में आपने जीपीएम को यूज नहीं करना है। यहाँ पे जीपीएम को यूज करना है तो पहले जीपीएम की थेरेपी लेके यूज करें, पहले 3-4 दिन जीपीएम को ही वो करके फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करें। तो आपको बीच में यूज नहीं करना चाहिए, तो पहले करना, या फिर 1-1.5 महीने के बाद जब हील हो गया तो आपको पेट को साफ रखने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। या फिर भी आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपको ज़्यादा ब्लोटिंग रहता है, तो उस केस में ज़्यादा डाइल्यूट करके ही आप उसको जीपीएम सिरप को ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में आपका डिफेंस सिस्टम जो है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है, वो आपके अगेंस्ट काम करेगा, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम बोल देते हैं। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में पाया गया जो टी हेल्पर सेल है, 17 नंबर, वो मैक्सिमम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का में हाइपर रिएक्टिव पाई गई। इसका कनेक्शन सीधा विटामिन डी से है, और इसका कनेक्शन गट लाइन को, ये जैसे ही हाइपर एक्टिव होगी तो हमारी जो गट लाइन है उसको डैमेज करना स्टार्ट करेगी, और यहाँ से सारी चीज़ें अनडाइजेस्टेड, बिना पची हुई पास होंगी, जिसमें से प्रोटीन वाला पोर्शन पूरे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर देता है, और वो बार बार में खाने से आ रहा है तो डेली कहीं ना कहीं कोई आपके जॉइंट्स पे इफेक्ट कर रहा है, जो कि रोमेटाइड अर्थराइटिस का, कोई स्किन पे कर रहा है, कोई ग्लैंड्स पे कर रहा है, तो कोई ना कोई किसी एरिया में भी जाके अफेक्ट कर सकता है, जो कि अलग अलग चीज़ों से हमारे कोलेट्रल डैमेज करते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रेस से हमें बचना है। पॉल्यूशन यदि है तो आपको थोड़ा सा मास्क प्लान करना है, सनलाइट लेना है, गट को हील करना है, फास्टिंग रखनी है, और देसी घी जरूर अपनी डाइट में प्लान करें। देसी घी को प्लान करना है, और साथ में आपने हनी को भी आप प्लान कर सकते हो, सैलेड को। और यदि आप जो भी वेजिटेबल खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल आप ले सकते हैं, पर इनको बॉइल्ड करके लेना है। एक चीज़ मैं बतानी यहाँ पे भूला हूँ, वो है आपका वेजिटेबल ऑयल जो रिफाइंड वाला है, चाहे वो कैनोला है या आपका कॉटन सीड ऑयल है या पीनट ऑयल है या राइस ब्रान ऑयल है, ये सारे के सारे आपने बंद करने हैं। कोई भी फ्राई चीज़ नहीं खा सकते, नहीं तो और ज़्यादा आपको डैमेज ये पहुंचाएगा। और यदि हम स्वीट शुगर को भी अवॉइड कर दें, क्योंकि शुगर भी इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती है, इसको भी हमने अवॉइड करना चाहिए। और धीरे धीरे ये देखना चाहिए कि हमारा फूड बोर्न ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है जो कोई खाने से आ रहा हो, और जो हमारे लाइक वीट है, उसमें से गेहूं है, वीट है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट है, नट्स जो हैं वो हैं, इनमें से तो कोई चीज़ नहीं है जो हमें ट्रिगर कर रही हो, तो ये आप जरूर अपना वो करें। और विटामिन डी हमेशा ही कम मिलेगा। और साथ में यदि मैं फिर से बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट का, यहाँ पे घी भी सप्लीमेंट का काम कर रहा है, देसी वाला बटर ऑयल नहीं चलेगा। सो इन सारी चीज़ों के साथ यदि मैं वापस से पीपीटी पे आऊँ, जैसे क्रिल में आप देखेंगे, क्रिल में क्या है, ओमेगा, तो और ये भी देखा गया है, जो ओमेगा होता है, जैसे जो रिफाइंड ऑयल मैंने बताया, रिफाइंड ऑयल में
ओमेगा 6 होता है, ओमेगा। और ये ओमेगा 6 जो है वो एक तरीके से हमें लाइक इन्फ्लामेशन कॉज करता है, तो हमें अवॉइड करना रिफाइंड ऑयल। और ओमेगा 3 जो है और ओमेगा 9 ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जैसे फिश ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है। ये ओमेगा 3 और 9 का जो सोर्स है ना, वो हमें बेटर एक तरीके से करता है। दूसरा इसमें हमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड चाहिए। शॉर्ट चेन फैटी एसिड का मतलब होता है, तीन टाइप के फैटी एसिड हमारी जो फैट होती है तीन चीजों से बने होते हैं: शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, एमसीटी बोलते हैं इसको, एक होता है लॉन्ग चेन। हमें शॉर्ट चेन यदि लेना स्टार्ट करें तो हमारा गट जल्दी हील होना स्टार्ट होगा। और शॉर्ट चेन पाए जाते हैं आपके घी में, इसलिए वो जम जाता है जल्दी। तो घी इसमें बेटर रोल प्ले करेगा, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करेंगे। कोक्यूटेन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी। K2 7 है जो D K3 हड्डियों को भी साथ में मजबूत करेगा, और डी को यूटिलाइजेशन और K2 कैल्शियम को यूटिलाइजेशन को बढ़ाएंगे। एस्ट्राजेंथिन भी एक तरीके से, जैसे अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जो कि ब्रेन न्यूरो सेल को डैमेज करता है, तो उसमें भी आप देखेंगे एस्ट्राजेंथिन ट्रांस रेस्पिरेटल बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे यदि आप क्रिल उसमें ऐड करेंगे, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ऑटोमिन डिसऑर्डर है। अ, इसके साथ इसमें देखेंगे D3 भी है और K2 भी है, एक्स्ट्रा आपको विटामिन D3 भी मिलेगा। तो मस्ट मैं बोलूँगा क्रिल जरूर आप इसमें ऐड करें। आ, विटामिन ई भी आप देखेंगे हर सेल को बचाने का काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है A9 ओको के साथ क्रिल का, ऑटो इम्यून के केस में, अलोंग विद कैलमैक-डी। तो ये तीन प्रोडक्ट तो मैं कहता हूँ अवॉइड कर ही नहीं सकते उस केस में। एसबीटीसी को ज़्यादा डाइल्यूट करना है, लीवो वन को स्टार्ट कर देना है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर एंड डाइजेशन को बेटर करने के लिए, कि आपका गट हील होने में एक तरीके से वो हेल्प करें। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे जो हमारा लाइक अगला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट है कैल मैगडी। अभी अकेला कैल्शियम मैग्नीशियम डी नहीं है, इसमें आप एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बोन स्ट्रेंथ, बोन की और इम्यूनिटी, एनर्जी, इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, D3 है, मैग्नीज भी है और जिंक भी है। आपको दरअसल मार्केट में कैल्शियम और विटामिन डी का मिलेगा, या फिर साथ में प्लस ये भी मिल सकता है। बट यहाँ पे मैग्नीज और जिंक भी एड ऑन किया गया है, जो कि बोन को सही रीमिनरलाइजेशन और हमारी इम्यूनिटी को बेटर करने में हेल्प करता है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा कैलमैगडी, साथ में इसी में मैग्नीज और जिंक भी डले हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दो क्रिल आप लें और एक कैलमैगडी आप दिन में लें, और दो, एक और दो, ये A9 ओंको, ये आपका कैलमैगडी, ये आपका क्रिल। और बाहर से भी यदि 2000 IU यदि आप खरीद के पाउडर फॉर्म में जो आता है, सुबह सुबह वो घी और हनी में मिला के ही खा लेंगे, और साथ में हल्दी जैसी चीज़ें ज़्यादा यूज करें, A9 ओंको में वो भी आ जाता है करक्यूमिन। यदि उसी घी में थोड़ी सी आप जो वैसी हल्दी है उसका भी रस निकाल लेके डाल लेंगे, या कि थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी को भी इसमें ऐड ऑन कर लेंगे सुबह वाले मंत्रा में, तो और ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आ, इसके साथ साथ आप देखेंगे एक जो A9 ओंको की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो फर्स्ट टाइम लिसनर है उस वो इससे कोरिलेट हो पाएंगे कि इसके जो आ, इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस डला है, एक ट्रिपल G कॉम्प्लेक्स है, जो कि जो डेड सेल है उनको बाहर निकालने का काम करेंगे, और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का गैनोडर्मा ग्रेपसीड ग्रीन टी, और साथ में C3 करक्यूमिन, लाइकोपिन, बायोपिन। इसके साथ है बेसिल, जिंजर एंड मैंगोस्टीन। ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने टेस्टिमनी भेजी कि पहले 3 दिन में ही इसके खिलाते ही ऑलमोस्ट 60 से 70% रिलीफ आता है, जस्ट बिकॉज वो जो कोलेटरल डैमेज था, जो ट्रिगर था, जैसे जो बुलेट निकल रही थी, उस बुलेट को ये एक तरीके से सील्ड का काम करता है। जैसे कोप जो होते हैं पुलिस वाले या आर्मी वाले, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं, तो ये एक तरीके से और जो ट्रिगर चल रहा है उसके सामने ब्लड प्रूफ जैकेट का काम करे, तो डैमेजेस से बचाते हैं, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो एक कम होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लामेशन कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और इम्यूनिटी को भी वापस से ये मॉडिफाई करते हैं कि वो एक्स्ट्रा ट्रिगर ना करे। सो यहाँ पे
मैंने बताया इसके तो आपने दो एक दो ये वाला फॉर्मूला आपने प्लान करना है। A9 का फिर आपने ये वाला प्लान करना है, और कैल्शियम का आपने ये वाला प्लान करना है। यानी कि ऐसे करके आपने कैलमैगडी, A9 ओंको एंड क्री, ऐसे करके आपने पूरी थेरेपी प्लान करनी है। हनी और घी को आप नया ना भूलें, और स्ट्रेस को और एक्सरसाइज को, इन चीज़ों को जरूर उसको बोले, और गट को हील करना स्टार्ट करें, और पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, इनसे बचने की कोशिश करें। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, जो हमने आज डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मैं बैक टू जाना चाहूँगा। होपफुली आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन इस सेशन से मिली होगी कि कैसे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से बच सकते हैं, और कैसे कैसे हमारी बॉडी में आता है, यानी कि हमारे खाने से, स्ट्रेस से, टॉक्सिन्स जो बाहर से आ रहे हैं, या जेनेटिकली, या कोई ऐसी जो वायरस या बैक्टीरिया हैं जो कि बार बार हमारी बॉडी में पेट के थ्रू, वही गिट लीकी गट 80% केसेस में मिलेगा। विटामिन डी की कमी से हाइपर एक्टिवेट होके वो गट को कट कर देगा, गट में सब कुछ जाना स्टार्ट होगा। जैसे बिना डाइजेस्ट हुआ फूड गट के थ्रू ब्लड में जाएगा, तो हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए गट को हील करें, सनलाइट के एक्सपोजर में आए, घी थोड़ा सा बढ़ाएं डाइट में, फ्राई चीज़ें और ये सारी चीज़ें कट कर दें, गेहूं कट कर दें, और डेयरी से बनी हुई चीज़ें कट कर दें, चीनी बंद कर दें, और वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल बंद कर दें, तो आप बहुत जल्दी इसको इस चीज़ों को सुधार सकते हैं। और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली, और हफ्ते में एक उपवास आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलेंगे, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में मैं देना चाहूँगा। क्योंकि आ, हो सकता है कि हम ये इस साल की लास्ट माई एचवी सेशन कर रहे हों। इस साल भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस सेशन को, और हर बार हाउसफुल करके मुझे भी एक तरीके से मोटिवेट किया। सो उम्मीद रहेगी कि 2026 में भी हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते सिखाते आगे बढ़ते जाएंगे, और ऐसे ही कंसिस्टेंटली चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। और एस्टोनिया वन भी आपको ये अश्योर करती है कि ऐसे ही हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, और लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करते हुए अपने प्रोडक्ट, सर्विस और नॉलेज के साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। आ, अगले साल हम, यानी कि 9, 10, 11 को हम मिल रहे हैं, दैट इज़ आरबीसी, जो हमारी होने वाली है गोवा में। और उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत सारे लोगों ने की है, और 25 तारीख तक उसकी क्वालिफिकेशन का टाइम बचा हुआ है। सो यानी कि कल और परसों हम डेफिनेटली गोवा में मिल रहे हैं, और सेलिब्रेट करते हैं पिछले साल को भी। और अगले साल की प्लानिंग भी करते हैं। बहुत सारे लर्निंग चीज़ों को वहाँ लेके आएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे स्पीकर्स वहाँ आ रहे हैं, जो हमें बहुत अपने एक्सपीरियंस से एक ब्लेसिंग भी देंगे, और साथ में एक्सपीरियंस को शेयर भी करेंगे कि हम अपने बिजनेस में और अपने मकसदों में कामयाब होंगे आने वाले टाइम में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और बाय बाय 2025 एंड वेलकम 2026। एडवांस में माई एच बी की तरफ से सेशन की सक्सेसफुल आप लोगों ने पिछले 2 साल से बनाया ही है। सो उसके लिए मैं आभारी रहूँगा आप लोगों का, और ऐसे ही चाहूँगा कि आप ऐसे ब्लेसिंग देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।